सुधांशु जी, आप लोगों ने ममता बनर्जी को परेशान करके रखा है। पहले मतदान के दौरान परेशानी थी, उनको सीआरपीएफ सीएपीएफ की तैनाती से परेशानी थी, आपके पसंदीदा अधिकारियों की तैनाती से परेशानी थी, और अब उनको स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर परेशानी है। उनको शक है कि भाई चुनाव वो 29 अप्रैल तक जीत रही थी, लेकिन जैसे ही ईवीएम स्ट्रांग रूम में गई, अब आप लोग बढ़त बना लेंगे। देखिए, बहुत टेक्निकल बात यह है कि पहली बात, चुनाव में स्ट्रांग रूम में या तो प्रत्याशी जा सकता है या उसका प्रतिनिधि। तो ममता बनर्जी जी यद्यपि मुख्यमंत्री हैं, पर वो केवल भवानीपुर सीट के स्ट्रांग रूम में जा सकती थी, अन्य 7-8 सीटों वाले स्ट्रांग रूम में नहीं जा सकती थी, जो तकनीकी दृष्टि से गलत था। दूसरा बिंदु समझिए, स्ट्रांग रूम को लेकर जितना स्ट्रांग डेस्परेशन दिखाई पड़ रहा है ममता जी में, इसका अर्थ यह हो गया कि तृणमूल कांग्रेस उतने ही वीक विकेट पर आ गई है। और वो वीक विकेट क्या है? भारत के इतिहास में एक दौर में उत्तर प्रदेश और बिहार चुनावी हिंसा के लिए ज्यादा बदनाम होते थे। अब उत्तर प्रदेश बिहार में चुनाव शांति से होते हैं। पूरे भारत में अब एक ही राज्य रह गया था जहां चुनावी हिंसा होती थी। और हिंसा की पराकाष्ठा क्या थी कि 2018 के पंचायत चुनाव में पश्चिम बंगाल में 75 लोग मारे गए थे, 75 पीपल किल्ड। तो पहली बार एक ऐसा विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें कोई हत्या नहीं हुई। अगर हिंसा मुक्त चुनाव हो गया, शांतिपूर्ण चुनाव हो गया, उसके बाद किसी के मन में बेचैनी और अशांति है, तो यह सहज समझा जा सकता है कि वो बेचैनी अशांति इसलिए है कि वो लोकतंत्र में भय मुक्त मतदान नहीं चाहते थे, और वो दूसरे तरीके से लोगों को भयाक्रांत करके अपने पक्ष में चाहते थे। और मैं कह सकता हूं कि चुनाव आयोग ने और सुरक्षा बलों ने बहुत सराहनीय कार्य किया है, और एक एक बूथ के ऊपर सीसीटीवी भी था। और मतलब एक ढंग से आप सोचिए तो धारा 370 के बाद जितने सुरक्षा बल लगाने पड़े थे कश्मीर में, उससे ज्यादा लगाने पड़े पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण हिंसा मुक्त चुनाव करवाने के लिए, और वह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। परिणाम जो भी हो भाई, इसी बात परंतु यह लोकतंत्र की बहुत बड़ी विजय है कि अब जो अंतिम राज्य था जहां चुनावी हिंसा होती थी, वहां भी इस बार हिंसा नहीं हो पाई। सर, जिस सुरक्षा बलों की आप बात कर रहे हैं, यही परेशानी टीएमसी को सबसे ज्यादा खली है इन चुनावों में। अभिषेक बैनर्जी के वो बयान हमने सुने हैं जिसमें वो कहते नजर आए हैं कि बस अब नेवी और एयरफोर्स ही नहीं उतारी, बाकी तो आपने जंग के मैदान में तब्दील कर ही दिया पूरे पश्चिम बंगाल को। जंग का मैदान तब नहीं था जब वो देसी बम जो पकड़ लिए गए, बम फेंके जाते थे, गले काट दिए जाते थे, महिलाओं से बलात्कार होता था, घर जला दिए जाते थे। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो जंग का मैदान नजर आ रहा है। आप सोचिए ये किन लोगों की जंग लड़ रहे थे। सोचिए, ये बांग्लादेश के सांसद के बयान से कनेक्ट करके देखिए, ये जंग किसकी लड़ी जा रही थी। और फिर एक और बात समझिए, जहांगीर खान के लिए यदि किसी आईपीएस अधिकारी ने यह बोल दिया तो उसके खिलाफ तो ये लोग चले गए चुनाव आयोग, और वही जहांगीर खान कह रहा मैं गला काट दूंगा तो कुछ नहीं। और फिर मैं एक और बात कहूंगा, यह बंगाल की पहचान और अस्मिता का भी चुनाव था। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है, बाबर का बंगाल से क्या लेना देना? बंगाल तक तो वो कभी आया भी नहीं था, और उसके बाद उसको कभी रोकने का प्रयास राज्य सरकार ने नहीं किया। मुझे लगता है कि विकास की दृष्टि से देखें, और बहुत सी केंद्र सरकार की योजनाओं को इंप्लीमेंट नहीं किया। अब एक और बात समझिए, जो बांग्लादेश सीमा के ऊपर बाढ़ बननी थी, उसमें सिर्फ पश्चिम बंगाल ही वो राज्य है जिसने अभी तक भूमि अधिग्रहण करके केंद्र सरकार को नहीं दिया, जिसका गृह मंत्री जी ने कई बार उल्लेख किया। इसलिए हम ये कह सकते हैं। और फिर मैं एक और बात कहूं, हो सकता किसी को अजीब लगे, कोई कहे कि साहब ये तो आप ऐसे ही कह रहे हैं। देखिए, गंगा गंगोत्री से निकलती, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। गंगोत्री उत्तराखंड, हरिद्वार के बाद वह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर संगम में गंगा जी का जमुना जी से मिलन होता है उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, और बिहार से फिर बंगाल होते हुए गंगा सागर तक जाती है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार तक तो राष्ट्रवाद की विकास की गंगा दिख रही है। अब ये जो केवल गंगा सागर तक का एक पैच रह गया था, अगर भगवान ने चाहा और जनता का आशीर्वाद रहा तो गंगोत्री से गंगा सागर तक ये राष्ट्रवाद की गंगा आपको बहती हुई दिखाई पड़ेगी। मुझे लगता है शायद 4 मई को उसका पूर्ण प्रवाह आपको दिखाई पड़ेगा। जब इतने कॉन्फिडेंट बीजेपी है और आपको लग रहा था कि मुद्दे हैं आपके पास जिसके जरिए टीएमसी को घेरा जाता है, तो फिर प्रतीकात्मक राजनीति की तस्वीर हमने क्यों देखी सुधांशु जी? चाहे वो मछली लेकर
कैंडिडेट्स उतरते हों मैदान में, लोगों के बीच जाते हों, चाहे प्रधानमंत्री का झालमुरी खाना हो और फिर गंगा यात्रा। 2014 में याद है जब प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ने के लिए बनारस गए थे मोदी जी, उस वक्त गंगा का जिक्र किया था और इस बार हुगली में यात्रा उन्होंने की। ये प्रतीकात्मक राजनीति नहीं है प्राची जी, ये मान बिंदुओं की राजनीति है। ये मान बिंदुओं की राजनीति भी नहीं है, ये मान बिंदुओं को सम्मान देने का एक प्रयास है। मैं पश्चिम बंगाल के लिए यही कहता हूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई तमाम फाइलें 2016 से पहले किसी ने क्यों नहीं खुलवाई थी? ममता जी तो सरकार में साथ में थी कांग्रेस की, क्यों नहीं खुलवा लिया था?